हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज योर वेरी ओन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल वंस अगेन। तो बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का। इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑलरेडी हम देख चुके हैं। जो हमारा पहला लेक्चर था दैट वाज इंट्रोडक्टरी लेक्चर, ठीक है, जिसमें हमने बात करी थी कि एक्चुअली रेस्पिरेशन का मीनिंग होता क्या है। अब बच्चों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन और फिर हम एरोबिक रेस्पिरेशन को स्टार्ट कर देंगे, जिसमें कुल मिलाकर 4 स्टेप्स होते हैं, जिसमें से पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, जिसके बारे में डिटेल में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग केशव, गुड इवनिंग बच्चों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो भाई, जो बच्चे हमारे साथ मिलकर नीट बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई नीट बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 आए, और वो भी मेरी तरह एक अटेम्प्ट में डॉक्टर बनना चाहते हैं। बच्चों, पॉसिबल है। यदि मैंने दिया था 2003 में, है ना, 2023 आ गया है। 20 साल पहले जब इतनी कोचिंग फैसिलिटीज नहीं थी, है ना, कुछ भी नहीं था, कोई आपके बोर्ड्स की चिंता नहीं करता था, कुछ नहीं, तब यदि मैं 12th के साथ पहले अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 196 ला सकता हूँ। बच्चों, उस समय मैं कोटा को ही बिलोंग करता हूँ, एंड कोटा की वो टॉप मोस्ट रैंक थी 12th के साथ, है ना। तो आज से 20 साल पहले जब मैं ऐसा कर सकता हूं, तो आप आज क्यों नहीं कर सकते, जब आपको इतनी फैसिलिटीज है, सब कुछ पका पकाया मिल रहा है, सब कुछ आपको रेडीमेड ला कर दे रहे हैं, है ना। यहाँ पर आपको पता है कि जितने भी बच्चे जोश और जुनून बैच में हैं, उनको जो हैंड रिटन नोट्स हैं बच्चों, जो मैं खुद बनाता हूं, ये आपको पता है कि डाउनलोडेबल फॉर्म में अवेलेबल है ऐप के ऊपर, जो भी बच्चे जोश और जुनून के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में हैं। अब इससे ज्यादा तो क्या दे सकते हैं। मतलब सारी चीजें पॉइंट वाइज बनाकर अच्छी अच्छी राइटिंग में, कलरफुल नोट्स, कलरफुल डायग्राम, सब कुछ आपको रेडीमेड दे रखा है। जरूरत किस चीज की बच्चों? मेहनत की, और भी ईमानदारी से, है ना। तो एफर्ट लगाओगे, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। तो जो भी बच्चे हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं, उनको सिर्फ 3 काम करने हैं। एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, ठीक है, सोचिंग एजुकेशन बाय डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल। दूसरा काम क्या करना है भाई, हमारी जो बायोलॉजी लर्निंग ऐप है सोचिंग, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। और तीसरा काम, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऐप के डैशबोर्ड पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से उसको ज्वाइन कर लो। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, वहां पर अपने डाउट्स भी मुझसे पूछ सकते हो। ठीक, तो जस्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक बार इसको अपन फुल स्क्रीन कर लें, इसके बाद अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जैसा मैंने कहा कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑलरेडी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन अपन देखेंगे बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। दो तरह से अपन यहां पर टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देखने वाले हैं, एक तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बेसिस पे, और दूसरा हम देखेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पर बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। दो तरह का रेस्पिरेशन इस बेसिस पे होता है, एक हम कहते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और दूसरा प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। अब इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल वे में याद रखना। देखो, जो प्राइमरी सबस्ट्रेट, मेन सबस्ट्रेट होता है रेस्पिरेशन का, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स होती है, जो रेस्पायर कर रही है, वो क्या प्रिफर करती है रेस्पिरेशन के लिए फॉर एनर्जी प्रोडक्शन? वो प्रिफर करेगी कार्बोहाइड्रेट को, मेनली ग्लूकोज को। बट लास्ट लेक्चर में जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, वहां पर हमने ये भी डिस्कस किया था कि ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूसरे सबस्ट्रेट्स भी रेस्पिरेशन में काम में लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैटी एसिड्स, फॉर एग्जाम्पल अमीनो एसिड्स, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक एसिड्स। तो यदि रेस्पिरेशन में जो सबस्ट्रेट है वो प्रोटीन्स यूज हो रहे हैं बच्चों, तो फिर वहां पर हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन हो रहा है। उनके अलावा जो बाकी के दो सबस्ट्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, यदि वो यूटिलाइज हो रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। सिंपल, है ना। ये डिफरेंस याद रखना फ्लोटिंग और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन के अंदर। जो ऑर्डर होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स को यूज करने का, कि भाई सेल्स सबसे पहले क्या प्रेफर करेगी, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। यदि कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाए तो फिर यूज किए जाते हैं बच्चों फैट्स। यदि फैट्स भी खत्म हो जाएं तो फिर यूज किए जाते हैं प्रोटीन्स। इसीलिए प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन में हमने यहां पर क्या लिखा है कि दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन यूजुअली अकर्स इन वेयर, विच टाइप ऑफ सेल्स? इट अकर्स इन स्टार्व्ड सेल्स। स्टार्वेशन का मतलब क्या होता है? लंबे समय तक भूखा रहना, जिनको एनर्जी नहीं मिल पा रही, जिन सेल्स को, जिनका हो सकता है कार्बोहाइड्रेट रिजर्व खत्म हो गया, फैट्स का रिजर्व खत्म हो गया, फिर वो क्या यूटिलाइज करने लग जाएगी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए? प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने लग जाएगी। तो ऑर्डर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। और ये क्वेश्चन बायोलॉजी ओलंपियाड्स में भी कई बार आ चुका है, नीट में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई बार पूछा जा चुका है, स्टेट पीएमटी जब होती थी उसमें भी कई बार रिपीट हो चुका है कि ऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स प्रेफरेंस के हिसाब से भी सबसे पहले कौन सा यूज होगा, फिर कौन सा यूज होगा, और सबसे लास्ट में कौन सा यूज होगा। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, देन फैट्स एंड देन प्रोटीन्स यूज होते हैं बच्चों। आगे बात समझ में? तो ये तो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस समझ में आ गया है आपको।
अब बच्चों नेक्स्ट टाइप ऑफ, यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, नेक्स्ट बेसिस कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यदि उसके हिसाब से बात करें तो ये तो आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, आप इससे फेमिलियर हो, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। सिंपल, दिस अकाउंट्स फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यूजुअली जो ग्लूकोज होता है, टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है सिंपल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसको हम फर्मेंटेशन भी कह देते हैं, वो कब होगा बच्चों? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें जो आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, दैट इज ग्लूकोज, उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। जो रिएक्शन होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों। ये रिएक्शन अभी आगे डिटेल में आ जाएगा। ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बता दिया, जो कि हमारा पहला लेक्चर था। मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है बच्चों ये, है ना। अल्टीमेटली होता यह है, यदि हम ओवरऑल पूरा रिएक्शन यहाँ पर लिखना चाहें तो ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस 6H2O क्या देगा आपको? 6CO2 प्लस 12H2O प्लस यहाँ पर एनर्जी आपको मिलती है बच्चों। इसके बारे में आगे डिटेल में बात होगी। फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन की यदि हम बात करें तो दिस अकाउंट्स फॉर ओनली अ पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होगा। कुछ ऑर्गेनिजम्स में लैक्टिक एसिड, कुछ सेल्स में लैक्टिक एसिड बनता है इसका एंड प्रोडक्ट, और कुछ में इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है बच्चों। लेकिन होगा किसकी एब्सेंस में? ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ठीक है, दोनों रिएक्शन यहां पर मैंने लिख रखे हैं। जब लैक्टिक एसिड बनता है वो वाला भी लिख रखा है बच्चों, और जहां पर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वहां वो वाला भी लिख रखा है। सबसेट दोनों में क्या है? ग्लूकोज, बट पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। एनर्जी दोनों में सेम प्रोड्यूस हो रही है बच्चों, है ना। लेकिन एक में प्रोडक्ट क्या है? लैक्टिक एसिड, और दूसरे में प्रोडक्ट क्या है बच्चों? एक तो इथेनॉल और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो ये बिल्कुल बेसिक्स की हमने बात कर ली है कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सबसे पहले हमने बात करी कि भाई किस तरह का सबसेट है, उसके बाद फिर हमने बात करी ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब बच्चों ये जो हमने दो टाइप के रेस्पिरेशन की अभी हमने बात करी है, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिटेल में एरोबिक, और फिर हम बात करेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन की। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है बच्चों, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेजेस। 4 स्टेप्स में हमें इसको पढ़ना होता है। पहला स्टेप क्या है बच्चों? ग्लाइकोलाइसिस, जिसको आज हम डिटेल में देखेंगे। फिर हम देखते हैं बच्चों लिंक रिएक्शन, जिसको हम एक और नाम दे सकते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। क्यों इसको हमने ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड बोला है, आ जाएगा समझ में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम लिंक रिएक्शन पढ़ेंगे। फिर बच्चों हम देखेंगे क्रेब्स साइकिल, और लास्टली हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इस तरह से अल्टीमेटली इन 4 स्टेप्स के थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है बच्चों। आज का जो लेक्चर है इसमें हमारा मेनली फोकस किसके ऊपर रहेगा बच्चों? ग्लाइकोलाइसिस। इसको आज हम कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे बाकी के 3 स्टेप्स हैं इनको हम कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो एरोबिक रेस्पिरेशन वाला जो इस चैप्टर का मेजर पार्ट भी है बच्चों, वो कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों ग्लाइकोलाइसिस। वैसे आज का ये जो लाइव लेक्चर है ये सुबह के लिए शेड्यूल था, आज की ही सुबह के लिए शेड्यूल था, बट सुबह एक और लेक्चर मैंने लिया था लाइव लेक्चर, दैट वाज ऑफ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमने आज पढ़ा था जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है बच्चों भी। और उस वक्त मैंने आपको बताया था कि एक इंपॉर्टेंट सर्जरी कॉल थी 8:45 की, इसी कारण से सुबह अपना ये वाला लेक्चर नहीं हो पाया था, और इसीलिए इसको रीशेड्यूल करके अभी मैं शाम को ले रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस, the term glycolysis has originated from the Greek words glycose for sugar। कहां से आई ये टर्म? इसमें जो ग्लाइकोज वर्ड है बच्चों, इट स्टैंड्स फॉर शुगर। आई थिंक विजिबिलिटी अब ठीक है। ग्लाइकोज फॉर शुगर एंड लाइसिस फॉर स्प्लिटिंग और ब्रेकडाउन। तो ग्लाइकोलाइसिस किसका ब्रेकडाउन कर रहे हैं बच्चों? यहां पर हम शुगर का यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर रहे हैं। सिंपल, द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ये जो पूरा प्रोसेस है बच्चों ग्लाइकोलाइसिस का, इसमें ये किस तरह से होता है, कहां पर होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से रिएक्शंस इसके अंदर होते हैं, ये पूरी जो स्कीम है बच्चों ग्लाइकोलाइसिस की, ये हमें किसने दी थी? 3 साइंटिस्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, गुस्ताव एम्डेन, ऑटो मेहरोफ एंड जे परनाज। और इसी कारण से इन तीनों को क्रेडिट देने के लिए हम ग्लाइकोलाइसिस को एक और नाम देते हैं बच्चों, दैट इज EMP पाथवे, एम्डेन मेहरोफ परनाज पाथवे।
ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई ईएमपी पाथवे एक्चुअली है क्या, तो इट इज नथिंग बट ग्लाइकोलाइसिस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इट इज द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन, जिन ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ एनएरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है उनमें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सिर्फ यही एकमात्र टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हम कह सकते हैं या मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है ना। सिंपल सी यदि हम बात करें जैसे आरबीसीज, हमारी खुद की रेड ब्लड सेल्स, हमारी रेड ब्लड सेल्स में बच्चों अपन बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ चुके हैं, वहां पर मैंने पूरा उनका आपको डिटेल में सारी प्रॉपर्टीज सारी चीजें बताई थी कि हमारी रेड ब्लड सेल्स में ना तो न्यूक्लियस होता है, ना ही बाकी की ऑर्गेनेल्स होती है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन फिर भी उनको हम लिविंग कंसिडर करते हैं बिकॉज मेटाबॉलिज्म हो रहा है उनके अंदर, जिसका एक सिंपल सा एग्जांपल होता है ग्लाइकोलाइसिस, जो उनके साइटोप्लाज्म में होता है बच्चों, और वही उनके लिए एकमात्र मैकेनिज्म होता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये चीज याद रखना आप, जिन ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ और सिर्फ एनएरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है उनमें सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस ही एकमात्र ओनली सिंगल वे ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन होता है। नाउ इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लस नॉट ओनली इन दोज ऑर्गेनिजम्स जिनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। देखो, जिनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है सिर्फ, उनमें तो ये एकमात्र प्रोसेस है फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, लेकिन बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन भी हो रहा है ना, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं सभी ऑर्गेनिजम्स में ये एक कॉमन पाथवे है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। कारण, जिनमें सिर्फ एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है, उनमें तो ये हो ही रहा है, लेकिन जिनमें एरोबिक हो रहा है, अभी हम एरोबिक ही पढ़ रहे हैं, एरोबिक का पहला स्टेप भी क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, तो ये वो स्टेप है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों का एक कॉमन हम कह सकते हैं मैकेनिज्म होता है, कॉमन पार्ट है बच्चों दोनों का, एनारोबिक एज वेल एज एरोबिक रेस्पिरेशन का। तो इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो वी कैन से, यहां पर देखो लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी की ही लाइन है, इट इज अ कॉमन स्टेप बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, इन दिस प्रोसेस होता क्या है, देखो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आगे सारे अभी अपन 10 स्टेप में होता है ना, देयर आर 10 स्टेप्स, जिनमें से 3 इरिवर्सिबल, जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, बाकी 7 ऐसे हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं बच्चों। वो सारे के सारे 10 स्टेप अभी अपन आगे देखेंगे, पहले बेसिक्स की बात कर लेते हैं। तो इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ब्रेकडाउन और ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। अल्टीमेटली होगा क्या, ग्लाइकोलाइसिस में स्टार्टिंग होगी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, अल्टीमेटली जब ग्लाइकोलाइसिस खत्म होगा, वो 10 स्टेप्स अभी हम जो देखेंगे वो खत्म होंगे, तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बच्चों, है ना। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, तो 6 कार्बन से हमें 2-3 कार्बन कंपाउंड के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे बच्चों। फ्रॉम 1 ग्लूकोज वी विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, फिर अल्टीमेटली पायरुविक एसिड में आगे हम लिंक रिएक्शन देखेंगे और क्रेब्स साइकिल देखेंगे, अल्टीमेटली ईटीएस देखेंगे, इस तरह से आगे बढ़ेंगे हम। इन प्लांट्स दिस ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज और फ्रॉम स्टार्च, है ना। प्लांट्स के अंदर हमें पता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सुक्रोज, स्टोरेज फ्रॉम स्टार्च होता है। सुक्रोज ऑलरेडी अपन बायोमोलिक्यूल्स देखो बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेक्चर्स ऐप के ऊपर भी अवेलेबल हैं, चैनल के ऊपर भी अवेलेबल है, देख सकते हैं बच्चे। तो बायोमोलिक्यूल्स में ऑलरेडी जब अपने डाइसेक्राइड्स पढ़े तो वहां पर सुक्रोज भी पढ़ा था, सुक्रोज में अपन ने पढ़ा था ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का डाइसेक्राइड होता है बच्चों, ठीक है। तो बाकी हमने स्टार्च भी पढ़ा था, पॉलीसेक्राइड, स्टार्च अगेन ग्लूकोज का ही पॉलीमर है, तो दोनों चीजें अपन पढ़ चुके हैं, सुक्रोज का स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज अपन पढ़ चुके हैं, रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, कौन नॉन रिड्यूसिंग होता है, कौन रिड्यूसिंग, सारी चीजें कवर हो चुकी है बच्चों। सुक्रोज अपन ने पढ़ा था नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, वहां मैंने ये भी समझाया था, आप लोग क्या करते हो, रटते हो कौन सी रिड्यूसिंग शुगर है कौन सी नहीं है, रटने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सा फंडा वहां बताया था, जिससे आप, यदि आपको बस इतना सा पता है कि किस शुगर में किस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट से वो बन रहा है, डाइसेक्राइड जैसे सुक्रोज है तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बन रहा है, वहां पर जो बॉन्ड होता है बच्चों अल्फा बीटा 1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, आपको सिर्फ यदि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पता है ना किसी भी शुगर का, आप बहुत इजीली बता सकते हो कि वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग, उसका फंडा वहां मैंने बता रखा है, देख सकते हो आप लोग। तो ग्लाइकोलाइसिस में हमें जो ग्लूकोज एज अ सबस्ट्रेट यूज करना होता है, वो प्लांट्स की यदि मैं बात करूं तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है, यदि उसको स्टोर कर रखा है तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड है, जब जरूरत होती है तो स्टार्च को ब्रेक डाउन किया जाता है और अल्टीमेटली वहीं से ग्लूकोज मिलता है फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस और वी कैन से एरोबिक रेस्पिरेशन। सुक्रोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, अभी मैंने आपको बताया सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बना हुआ है, इसको आप तोड़ोगे तो आपको 2 ग्लूकोज नहीं मिलेंगे, एक ग्लूकोज मिलेगा और एक फ्रक्टोज मिलेगा, और ये दोनों ही ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कर सकते हैं बच्चों, लेकिन जो प्रिफर्ड
जो मेन प्रेफरेंस दी जाती है जिस सबस्ट्रेट को, वो होता है ग्लूकोज, है ना। कभी भी रेस्पिरेशन में जो मेन प्रायोरिटी दी जाएगी दैट विल बी टू ग्लूकोज बच्चों। तो सुक्रोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम जो है सुक्रोज को तोड़ता है बच्चों ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, एंड दीज टू मोनोसेक्राइड्स रेडिली एंटर द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। दोनों एंटर कर सकते हैं बच्चों, आगे अभी समझ में आ जाएगा, है ना। क्योंकि एक्चुअली ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में आइसोमर्स ही हैं बच्चों, दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है सेम होता है, सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, ठीक। तो दोनों ही ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में एंटर कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बोला कि ग्लूकोज इज द फेवर्ड, जो मेन प्रायोरिटी जो प्रिफर्ड सबस्ट्रेट होता है वो कौन सा होता है बच्चों, वो ग्लूकोज होता है। देन इन ग्लाइकोलाइसिस अ चेन ऑफ 10 रिएक्शंस, 10 स्टेप में होगा, अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, हर स्टेप में एंजाइम्स का यूज होगा, takes place to produce pyruvate, that is pyruvic acid from glucose। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड का प्रोडक्शन होगा। ये वो बच्चों 10 स्टेप हैं। इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर रहा हूं ताकि 10 के 10 स्टेप हम एक सिंगल विंडो में पढ़ सकें। यदि विजिबिलिटी नहीं हो तो प्लीज बता देना भाई बच्चों, तो अपन स्क्रीन को बड़ा कर लेंगे। जरूरी नहीं कि हम एक विंडो में ही इनको पढ़ें, लेकिन ज्यादा बेटर रहता है यदि हम एक विंडो में ही पढ़ें तो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर डेवलप हो पाती है, जब आप शुरू से लेकर लास्ट तक सारे स्टेप्स एक ही विंडो में देख पाओ। विजिबिलिटी है भाई? यदि विजिबिलिटी नहीं हो तो प्लीज चैट में मेंशन कर दो एक बार, यदि है तो यस, यदि नहीं है तो नो। चलो भाई विजिबल है तो फिर कंटिन्यू करते हैं। तो जो प्रिफर्ड सबस्ट्रेट होता है बच्चों किसी भी सेल के अंदर, जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस चालू होगा तो वहां पर जो मेन सबस्ट्रेट होगा दैट इज ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज से स्टार्टिंग होगी वहां पर। तो पहले स्टेप में, ये पहला स्टेप है बच्चों, यहाँ पर टोटल मिला के 10 रिएक्शन यहाँ पर हैं। पहले स्टेप में क्या होगा, जो एंजाइम यूज हो रहा है दैट इज हेक्सोकाइनेज। बच्चों बायोलॉजी में जहां जहां भी ये काइनेज वाला एंजाइम आता है ना, यहाँ पर फॉस्फेट इन्वॉल्व होगा, ये याद रखना है एक तो, ठीक है। तो हेक्सोकाइनेज, हेक्सोज ग्लूकोज किस तरह का शुगर है, किस तरह का मोनोसेक्राइड है बच्चों, हेक्सोज है। ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल्स में बताया मैंने आपको, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, है ना। तो ग्लूकोज में यहां पर हो क्या रहा है, एक फॉस्फेट हम जोड़ रहे हैं यहां पर, इसीलिए एंजाइम कौन सा है, हेक्सोकाइनेज। हेक्सोज के अंदर फॉस्फेट को जोड़ने का काम कर रहा है ये। अल्टीमेटली ग्लूकोज में कौन से कार्बन के ऊपर यहां पर फॉस्फेट जोड़ा जा रहा है बच्चों, 6 कार्बन के ऊपर, 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड होता है। क्या बन जाएगा ग्लूकोज से, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब फॉस्फेट आया कहां से, यहां पर एक एटीपी किस में कन्वर्ट हो रही है, एडीपी में, ठीक। हेक्सोकाइनेज के लिए जो कोफैक्टर चाहिए होता है दैट इज मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा बच्चों। कोफैक्टर्स क्या होते हैं ऑलरेडी अपन बायोमोलिक्यूल्स में कवर कर चुके हैं। तो इसका मतलब पहला ही स्टेप जो है बच्चों उसमें एक एटीपी यूटिलाइज होती है, एक एटीपी काम में आती है। ये चीज याद रखना, क्योंकि अभी जब हम पूरा स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस की, तो वहां पर इसकी बात होगी कि भाई कितनी एटीपी काम में है कितनी नहीं आई, ठीक है। ये हो गया पहला स्टेप। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होगा बच्चों, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में आइसोमर्स हैं, ठीक है। तो यहां पर आइसोमरेज एंजाइम काम में आएगा और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट करेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। और इसीलिए मैंने बोला था कि डायरेक्टली फ्रक्टोज भी ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में एंटर कर सकता है। फ्रक्टोज एंटर करेगा तो डायरेक्टली हेक्सोकाइनेज उस पर एक्ट करेगा और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा, यहां पर एक स्टेप कम हो जाएगा आपका, ठीक। आगे बढ़ते हैं बच्चों, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब अगेन जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है उसमें एक और फॉस्फेट जोड़ा जाएगा, काइनेज आ गया है देखो यहां पर, किसमें जोड़ रहे हैं, फॉस्फोफ्रक्टोज के अंदर जोड़ रहे हैं। ऑलरेडी ऐसा फ्रक्टोज जिसमें एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ था उसमें एक और फॉस्फेट जोड़ा रहा है। अब यहां पर जब एक और फॉस्फेट जोड़ा जा रहा है तो एक और एटीपी यहां पर यूज होगी, कोफैक्टर काइनेज का मैग्नीशियम आयन है बच्चों। क्या बन जाएगा, अब जो नया फॉस्फेट जोड़ा जा रहा है, एक तो 6 कार्बन पे ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, अब जो दूसरा फॉस्फेट जोड़ा जाएगा दैट विल बी एडेड ऑन फर्स्ट कार्बन बच्चों, तो यहां पर क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। अल्टीमेटली क्या बन गया, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट।
ये कितने कार्बन का कंपाउंड है बच्चों? 6 कार्बन का कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड है। अब यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, याद रखना। अल्डोलेज एंजाइम यहां पर एक्ट करेगा और इसको 2-3-3 कार्बन के कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन करेगा बच्चों। ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, दीज आर ट्रायोजेज, 3 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेक्राइड्स, है ना। कौन कौन से? ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये कीटोन कंटेनिंग है, कीटोज, और ये एल्डिहाइड कंटेनिंग है, अल्डोज बच्चों। अगेन दीज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट पे अल्डोलेज एंजाइम एक्ट करेगा, एक बनेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको शॉर्ट में 3PGL यहां पर लिख रखा है बच्चों मैंने, ठीक है, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP। अगेन क्योंकि अभी ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, तो यहां पर याद रखना बच्चों, ये जो DHAP है ये किस में कन्वर्ट होगा? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड भी आप उसको बोल सकते हो, PGL, उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से यहां पर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो 2 स्टेप यहां पर हो गए, उसके बाद आगे बढ़ोगे बच्चों। अब यहां पर आपके पास ये 2 मॉलिक्यूल है, ध्यान रखना, देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। हमने 6 कार्बन कंपाउंड से स्टार्टिंग करी थी, है ना। यहां पर ये अगेन 6 कार्बन का है, 3 कार्बन का ये बना, 3 कार्बन का ये बना, लेकिन ये जो 3 कार्बन का डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट था, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइसोमरेज एंजाइम की मदद से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो अब 2 मॉलिक्यूल हैं 3 कार्बन कंपाउंड के हमारे पास, ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट के 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अब आगे जो रिएक्शन चलेगा बच्चों, हर स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स का कन्वर्जन होगा, जिसमें भी होगा। तो 2 मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। अब यहां पर देखो क्या होगा, 2 फॉस्फोरिक एसिड इस रिएक्शन में यूटिलाइज हो रहे हैं। 2 क्यों हो रहे हैं? हर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के लिए एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां पर जुड़ेगा। एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है? डीहाइड्रोजनेज आ रहा है। 2 वाटर मॉलिक्यूल भी यहां पर यूटिलाइज हो रहे हैं, हर एक 3PGL के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल, ठीक। क्योंकि यहां पर डीहाइड्रोजनेज अपन बात कर रहे हैं बच्चों, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, 2 NAD प्लस से 2 NADH प्लस 2H प्लस यहां पर हमें मिलेगा। तो यहां पर एक तो क्या मिल रहा है? मिल तो रहा है 2 NADH, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH। क्या यूटिलाइज हो रहे हैं यहां पर? 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड और 2 वाटर मॉलिक्यूल, है ना, और 2 NAD प्लस। ये तो इनपुट है। आउटपुट क्या है इस स्टेप का? एक तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH, और बन क्या रहा है? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये क्या है? देखो अल्डिहाइड, ये तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, जब आप अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो तो अल्डिहाइड बनता है, और जब आप अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हो तो एसिड बनता है बच्चों। तो देखो यहां पर डीहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज हुआ है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये, हमने इसको ऑक्सीडाइज करा है, तो अल्डिहाइड से, ग्लिसरॉल्डिहाइड से क्या बन गया? ग्लिसरिक एसिड बन गया है बच्चों। अल्डिहाइड ग्रुप विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जब भी आप ऑक्सीडेशन करोगे, ये चीज याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हो, ठीक है। तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा। तो ऑलरेडी यहां पर एक एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ था, और 2 फॉस्फेट यहां पर आगे, 2 मॉलिक्यूल इसके थे, तो अब हर ग्लिसरिक एसिड के साथ 2 फॉस्फेट ग्रुप यहां पर हैं बच्चों। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या हो रहा है? ट्रांसफॉस्फोराइलेज एंजाइम काम में आ रहा है, और यहां पर बच्चों हमें अब एटीपी मिलने वाली है। एटीपी कैसे मिलेगी? एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में हमें फॉस्फेट जोड़ना है। फॉस्फेट कहां से मिलेगा हमें? बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के पास 2 फॉस्फेट हैं, उसमें से एक एक फॉस्फेट, 2 मॉलिक्यूल्स हैं यहां पर, हर स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें से एक एक फॉस्फेट हम निकाल लेंगे दोनों मॉलिक्यूल्स में से, और 2 एटीपी यहां पर हमें मिल जाएगी। अल्टीमेटली फर्स्ट कार्बन का फॉस्फेट हमने हटा दिया, क्या बचा हमारे पास? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। म्यूटेज एंजाइम यहां पर होगा, कुछ नहीं हो रहा है यहां पर, तीसरे कार्बन से हटकर दूसरे कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप आ रहा है बच्चों। अगेन एक तरह से आइसोमरेज हम कह सकते हैं, है ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी भी सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है बच्चों। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा। जो सेकंड लास्ट स्टेप रिएक्शन है बच्चों, सेकंड लास्ट वाला स्टेप या रिएक्शन है, यहां पर इनोलेज, ये 9th है, यहां पर इनोलेज एंजाइम आपका एक्ट करेगा। इनोलेज एंजाइम की वजह से क्या होगा? यहां पर बच्चों हर 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड? ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट कंपाउंड में। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बन जाएगा बच्चों? 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट। लास्ट जो 10th स्टेप है उसमें क्या होगा बच्चों? अब पायरुविक एसिड काइनेज एक्ट यहां पर करेगा। तो काइनेज या तो फॉस्फेट जोड़ता है या फॉस्फेट हटाता है, फॉस्फेट से रिलेटेड रिएक्शंस में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है बच्चों।
तो अगेन यहां पर हर फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ एक एक फॉस्फेट है, दोनों मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल है यहां पर, दोनों में से जो एक एक फॉस्फेट है वो हटा दिया जाएगा, एडीपी को मिलेगा वो फॉस्फेट, 2 एटीपी हमें यहां पर मिल जाएगी। अगेन कोफैक्टर काइनेज का क्या होता है, मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में होगा, क्या मिल रहे हैं हमें, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमने स्टार्टिंग करी थी, अल्टीमेटली पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हमें यहां पर मिल रहे हैं बच्चों, है ना। तो इस तरीके से यहां पर ये हम कह सकते हैं 10 स्टेप होते हैं। ये 8वां है बच्चों, 7वां है, 6ठा है, और ये यहां पर ये 4th एंड 5th हम कह सकते हैं। इस तरह से 10 स्टेप है। मैंने आपको बोला था ये जो 10 स्टेप होते हैं बच्चों, इनमें से 3 जो हैं वो इरिवर्सिबल है। तो आप ध्यान से यदि देखोगे पूरे इन स्टेप्स में, पहला जो स्टेप है दिस इज इरिवर्सिबल, दिस इज इरिवर्सिबल, है ना। यहां पर देखो मैंने सिंगल एरो बना रखा है, यहां डबल एरो, ये रिवर्सिबल है, फिर ये इरिवर्सिबल, सिंगल एरो बना रखा है बच्चों मैंने, और जो लास्ट स्टेप है दैट इज इरिवर्सिबल, है ना। 1 वेरिएशन है ये 3, बाकी सारे स्टेप्स जो हैं बच्चों दे आर रिवर्सिबल स्टेप्स, दे आर रिवर्सिबल रिएक्शंस। कई प्लेटफॉर्म्स पे ये पूरे 10 स्टेप्स को याद करने के लिए ट्रिक्स भी यूज की जाती है, मैं भी बताऊंगा बट चैप्टर के लास्ट में, क्योंकि मेरी ये कोशिश रहती है कि, और मेरा प्रेफरेंस भी ये रहता है बच्चों, फिर तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं, आप तो पहली बार नीट दे रहे हो या हो सकता है आपका दूसरा तीसरा जो भी अटेम्प्ट है ना, बट अभी तक क्रैक नहीं किया है बच्चों। मैंने नीट ही नहीं, उसमें स्टेट पीएमटी भी ऑल राजस्थान रैंक 46 के साथ क्रैक करी थी, है ना। एमबीबीएस में अच्छी परसेंटेज आई है, उसके बाद पीजी भी एक बार में क्रैक करी है बच्चों। जितने एग्जाम्स अभी तक दिए सब मैंने एक ही बार में क्रैक करे हैं। तो इतना मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूं कि जितना कम आप ट्रिक्स के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि जितना ज्यादा आप ट्रिक्स पे डिपेंडेंट रहते हो पहले तो आप ट्रिक याद करो, और बाय चांस ट्रिक में एक दो वर्ड भी इधर उधर हो गए ना तो लंका लग जाएगी, आप ये चीज याद रखना, गंदी वाली लंका लगेगी। तो ट्रिक्स सिर्फ वहीं यूज करनी चाहिए जहां पर पूरी कोशिश कर ली फिर भी चीजें याद नहीं हो रही, तो ठीक है, जस्टिफाइड है। ये नहीं कि हर चीज में ट्रिक उठाई, ट्रिक बना रहे हो कैटरीना कैफ के ऐश्वर्या राय, अरे यार क्या है भाई, है ना। कोशिश करो बिना ट्रिक्स की चीजें याद करो। क्या डॉक्टर बनने के बाद भी दवाएं ऐसे याद करते रहोगे, कितनी बीमारियां कितनी दवाएं याद करनी, नहीं बच्चों। तो ट्रिक मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं मैं बता देता हूं, जिनको दिक्कत है वो कर लेना, लेकिन अभी नहीं, अभी जैसे समझाए वैसे याद करने की कोशिश करो बच्चों। तो अल्टीमेटली ये जो 10 स्टेप हैं ग्लाइकोलाइसिस के, इसमें आराम से अब आप देख सकते हो। देखो बच्चों, लास्टली हमें यदि ग्रॉस अपन बैलेंस शीट देखें, ग्रॉस हमें कलेक्टिवली टोटल में, टोटलिटी में क्या क्या मिला है। लास्ट में 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के मिले हैं, CH3CO COH के, 2 मॉलिक्यूल्स बीच में हमें NADH के मिले थे यहां पर, जो छठा रिएक्शन था इसके अंदर, ठीक है, बाद में काम आएगा ये ETS में देखेंगे। और 4 मॉलिक्यूल्स ATP के, 4 मॉलिक्यूल्स ATP के कहां कहां मिल रहे हैं देखो, एक ये 7वें स्टेप में, और एक हमें ये जो लास्ट वाला स्टेप है 10वें स्टेप के अंदर, 4 ATP हमें मिल रही है। लेकिन समस्या क्या है यहां पर, नेट यदि मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं, नेट गेन क्या हो रहा है, ठीक है, पायरुविक एसिड के 2 मिल ही रहे नेट, कोई दिक्कत नहीं, जितने ग्रोस उतने ही नेट है पायरुविक एसिड के, जितने NADH ग्रोस में उतने नेट है। लेकिन यदि मैं ATP की बात करूं बच्चों, तो यहां पर चक्कर पड़ रहा है। क्या चक्कर पड़ रहा है, ग्रोस तो हमें टोटल एटरी में तो 4 मॉलिक्यूल्स ATP के मिल रहे थे, लेकिन मैं नेट गेन की बात करूं, फायदे की बात करूं, तो फायदा कैसे देखा जाएगा, कितना मिला लेकिन कितना खर्च करा, है ना। जो खर्च करा वो माइनस करोगे, तो मिल तो 4 रहे, 10वें स्टेप में 2 मिले, 7वें स्टेप में 2 मिले, लेकिन पहले स्टेप में एक ATP काम में आई थी, और उसके बाद तीसरे स्टेप में भी एक ATP काम में आ गई थी। 4 मिल रही है, 2 काम में आ रही है, तो अल्टीमेट फायदा कितना हुआ हमें ATP का, सिर्फ 2 का ही तो हुआ। तो नेट गेन ऑफ ATP कितना होगा बच्चों, इट विल बी 2। आगे बात समझ में, क्या कह रहा है केशव सर, इसको हमेशा रटने की कोशिश कर रहा था, अब ट्रिक की जरूरत नहीं। तो बेटा मैं यही कहना चाह रहा हूं, यदि कंसेप्चुअली चीजों को देखोगे आप, हर स्टेप को अच्छे से देखो ना, एंजाइम्स का नाम रिलेटेड होता है, जो रिएक्शन हो रहा है आपको पता है कि भाई उस रिएक्शन के अंदर, जैसे डिहाइड्रोजनेज, डी यानी हटाना, रिमूव करना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिमूव करके, कौन भाई जो एंजाइम हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है वो डिहाइड्रोजनेज। और आपको पता है जब हाइड्रोजन रिमूव होती है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। भाई ऑक्सीडेशन 3 तरीके से होता है, या तो हाइड्रोजन का लॉस हो जाए, ऑक्सीजन का गेन हो जाए, या इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए। तो जब आपको पता है कि वो, मैंने आपको समझा भी दिया, जब अल्डिहाइड से एसिड बन रहा है, तो ये तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, वहां पे डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम में आएगा। जहां पर आइसोमर्स का कन्वर्जन हो रहा है वहां पर आइसोमरेज काम में आ रहा है बच्चों। 2 स्टेप में तो आइसोमरेज एक म्यूटेज है, वो भी आइसोमरेज का एक एग्जांपल है बच्चों, एक तरीके से, है ना। जहां जहां फॉस्फेट ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट है मेनली, वहां पर काइनेज एंजाइम काम में आता है। सबस्ट्रेट साथ में लगा दो,
ग्लूकोज है हेक्सोकाइनेज, है ना, फ्रक्टोज है जैसे फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट का कर रहे थे, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का हम कर रहे थे, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ रहे थे, तो हमने क्या बोला उसको, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज बोल दिया, क्योंकि ऑलरेडी जो फॉस्फोफ्रक्टोज है उसके अंदर हम एक और फॉस्फेट जोड़ रहे हैं, या फॉस्फेट का रिमूवल हो रहा है, तो फिर वहां पर फॉस्फो, जैसे अपन ने ये लास्ट स्टेप देखा, देखो पायरुविक एसिड काइनेज, तो काइनेज फॉस्फेट ग्रुप से रिलेटेड है। जब तक आप खुद एक बार समझने के बाद अपने हाथ से 3-4 बार ये सारे स्टेप्स नहीं लिखोगे बच्चों रफ पेपर में, तब तक चीजें याद नहीं होगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मैं साफ कह रहा हूं, डॉक्टर बनना है तो मेहनत करने की आदत डालो, क्योंकि प्रोफेशन ऐसा है, अभी तिकड़म लगाकर बन भी गए, मैं साफ बोल रहा हूं, लेकिन यदि मेहनत करने की आदत नहीं है तो आगे आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे बच्चों इन द प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर। हर एक डॉक्टर सक्सेसफुल नहीं है आज की तारीख में, है ना, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं बच्चों। आज मैं अपना सेंटर रन कर रहा हूं, है ना, एज एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी वर्क कर रहा हूं एक और हॉस्पिटल में। आसान नहीं है, देयर इज अ होल लॉट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। अपनी जगह को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ये तो प्रोफेशन ही ऐसा है। आज भी बच्चों सुबह जैसे मैंने बताया था 9 बजे से सर्जरी कॉल थी, है ना, कोटा से। मैं जिस हॉस्पिटल में अभी एज एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एज ए कंसल्टेंट वर्क कर रहा हूँ, दैट इज अबाउट 40 to 50 किलोमीटर्स फ्रॉम कोटा। तो वहाँ पे जब ओटी चालू हुआ सुबह, शाम को ऑलमोस्ट 5 बजे के आसपास फ्री हुआ हूँ बच्चों में, है ना, फिर आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करना, लेक्चर लेना, तो मेहनत तो चाहिए, कुछ भी काम करो, और आशा करता हूँ आप लोग भी मेहनत करोगे बच्चों, है ना। तो आज के लेक्चर में तो भाई इतना ही, आई थिंक सब समझ में आ गया होगा, एवरीथिंग इज क्लियर। नहीं हो पूछ लिया करो बच्चों, साथ के साथ डाउट्स में, चैट में। एक और चीज, आज का जो लाइव लेक्चर है, वैसे जो बच्चे मुझसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनको पता है कि लाइव लेक्चर सिर्फ और सिर्फ जो जोश और जुनून बैच में प्रीमियम सब्सक्राइबर्स है उनको ही एक्सेसिबल होता है। बट आज का लाइव लेक्चर हमने एक थोड़ा सा एक बड़े ग्रुप को भी एक्सेसिबल कर दिया था, कुछ और बच्चों को भी एक्सेसिबल कर दिया था, जस्ट फॉर टेस्ट पर्पस। क्योंकि हम आगे प्लान कर रहे हैं कि जो डाउनलोडेबल हैंड रिटन नोट्स हैं, जो ऑनलाइन टेस्ट पेपर्स हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, फुल सिलेबस टेस्ट हैं, जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है जोश इन जुनून बैचेस की, वो हम जो एज इट इज अभी थी रेस्ट्रिक्टेड है नॉन प्रीमियम सब्सक्राइबर्स को, जो फ्री प्लान में है उनको वो चीज अवेलेबल नहीं है, वो वैसे रखेंगे, वो सिर्फ प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए रहेगी। लेकिन जितने भी लाइव लेक्चर्स थे अल्टीमेटली हम उनको पब्लिक कर ही रहे थे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो अल्टीमेटली वो सबको हम डिलीवर तो कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मोटिव यही है कि भाई यदि कोई बच्चा पैसे खर्च नहीं कर सकता है तो भी उसकी पढ़ाई नहीं रुके, लेक्चर्स उसको मिलते रहें हमारे माध्यम से। नीट बायोलॉजी की प्रिपरेशन तो कम से कम हमारे चैनल के थ्रू उसकी हो जाए, हर बच्चा बिना पैसे खर्च के कर सकता है। तो फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, जब रिकॉर्डेड दे ही रहे हैं तो क्यों ना लाइव लेक्चर्स भी देने की हम सोचें, क्योंकि लाइव का अपना ही एक मजा होता है, एक अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो हो सकता है कुछ और लेक्चर्स भी अभी सभी को हम कुछ एक बड़े ग्रुप ऑफ जो बच्चे एनरोल्ड हैं अभी, जिन्होंने सोचिंग ऐप डाउनलोड कर रखी है, जिनका डेटा हमारे पास है, जिनके टेलीफोन नंबर्स, व्हाट्सएप नंबर्स हमारे पास हैं, उनको आज के लेक्चर का लिंक हमने शेयर कर दिया था। और हो सकता है अभी कुछ दिन और हम इसी तरह से कुछ रेस्ट्रिक्टेड जनता को ये लिंक्स शेयर कर दें, और फिर कंप्लीटली एक डिसीजन होने के बाद हो सकता है कि हर लेक्चर जो है वो हम लाइव करें, सभी के लिए एक्सेसिबल। तो ये भी मैं जानना चाहूंगा कि भाई जो बच्चे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पे एक बार शेयर करें इस चीज को, कि क्या सभी के लिए हमें लाइव करना चाहिए। चैट में भी एक बार मेंशन कर सकते हैं, चैनल पे आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं कि भाई आप सभी के लिए लाइव चाहते हैं, या जो अभी सिस्टम चल रहा है कि ठीक है लाइव तो हम रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप में रखें, सिर्फ जो प्रीमियम सब्सक्राइबर्स है उनके लिए रखें और आपको रिकॉर्डेड देते रहें। ठीक है, दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम योर फ्रेंड, मेंटर एंड मोटिवेटर डॉक्टर अंशुमन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।